हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम निःशक्त विभाग की योजनाएं पढ़ने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में। निःशक्त विभाग हो चाहे ग्रामीण विकास हो, जिसे हम पंचायती विभाग बोलते हैं, और चाहे महिला विकास हो और चाहे जनजाति विभाग हो, सारी ही योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैंने उसके क्वेश्चन आप लोगों के लिए ग्रामीण विभाग वाले करवा दिए हैं, महिला बाल विकास वाली योजनाएं भी करवाई हैं और जनजाति वाला भी करवाए। अभी निःशक्त कर लो, उसके बाद हम जो स्वास्थ्य वाला है वो करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, निःशक्त विभाग की योजनाओं को हम न्याय विभाग की योजना बोलते हैं। न्याय विभाग मतलब जो न्याय से संबंधित होती हैं उसको हम सामाजिक न्याय विभाग या निःशक्त विभाग की योजना बोलते हैं। इसमें सबसे पहला आता है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, ये जो एक पूरा बोल सकते हैं एक अम्ब्रेला योजना टाइप है। इसके अंतर्गत 5 योजनाएं आती हैं। पहले क्या होता था, पहले इसके अंतर्गत केवल 3 योजना आती थी, लेकिन अब इसके अंतर्गत कितनी आती हैं? 5 योजना आती हैं। एक तो विधवाओं के लिए आती है ना, विकलांगों के लिए आती है, विकलांग जो होते हैं उनके लिए आती है, बुजुर्गों के लिए आती है। ठीक है, इसके अलावा एक परिवार सहायता योजना आती है और एक अन्नपूर्णा योजना आती है। परिवार सहायता योजना उनके लिए है, जैसे किसी परिवार का कोई इकलौता कमाने वाला व्यक्ति और उसकी डेथ हो जाती है तो उनके लिए सहायता प्रदान करती है इस भारत सरकार। तो ऐसी योजना सामाजिक न्याय विभाग की योजना कहलाती है। ये भारत सरकार की एक कल्याणकारी योजना होती है जिसमें बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को वित्तीय सहायता दी जाती है। ये जो कार्यक्रम होता है वो ग्रामीण और शहरी इलाकों में लागू किया जाता है। मतलब आपसे पूछेंगे कि ये जो सामाजिक सहायता कार्यक्रम है क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है या शहरी क्षेत्रों में लागू है, तो आपको याद रखना है ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। अब ये जो सामाजिक सहायता योजना है ये कब आई थी? 15 अगस्त 1995 को आई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आई थी? अनुच्छेद 41 के तहत आई थी। इस योजना के तहत गरीबों के लिए सामाजिक सहायता की राष्ट्रीय नीति बनाई गई है। इस योजना में पहले 3 घटक शामिल थे, जिनमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना मतलब वृद्धों के लिए, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना थी। लेकिन वर्तमान में इसमें 5 योजना को शामिल किया गया है। वर्तमान में किस किस को शामिल किया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पहले इसमें 3 घटक शामिल थे, अब इसमें 5 घटक शामिल है। 2017 के एग्जाम में इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में कितने घटक शामिल हैं, तो उस समय जब 2017 में ये आया था तब इसमें केवल 3 घटक शामिल थे, लेकिन वर्तमान में 2021 से इसमें 5 घटक शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत जो 5 योजना है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये 2007 में आरंभ हुई थी। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक के जो बीपीएल होते परिवार के व्यक्ति हैं उनको 79 वर्ष की आयु तक 200 रुपये, और अगर वो 79 वर्ष से ज़्यादा जीते हैं तो 500 रुपये की राशि दी जाती थी। लेकिन इसमें 2019 से संशोधन हो गया। अब 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु पर 600 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें केंद्र सरकार 200 रुपये और राज्य सरकार 400 रुपये देती है। 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु पर भी 600 रुपये ही दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा देती है, मतलब 500 केंद्र सरकार देती है और 100 रुपये राज्य सरकार देती है। ये 2019 का चेंजेस है, ये याद रख लेना। दोनों ही स्थिति में चाहे 60 से 79 हो चाहे 80 से ऊपर हो 600 रुपये दिए जाते हैं। बट जहाँ पर अगर 80 साल से कम उम्र के हैं, 60 से 79 है, तो राज्य सरकार 400 रुपये देता है और केंद्र 200 देता है, और 80 वर्ष से अधिक होने पर 500 केंद्र सरकार देता है और 100 राज्य सरकार देता है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना 1 अप्रैल 2009 से आरंभ हुई। 40 से 79 वर्ष की बीपीएल विधवाएं 200 रुपये की मासिक पेंशन की हकदार थी, मतलब इनको 200 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते थे। लेकिन 2019 से लाभार्थी को 600 रुपये दिए जाते हैं, इसमें 200 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 400 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना है ये कब आरंभ हुई है? इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना है 2009 से आरंभ हुई है। गंभीर और एक से अधिक विकलांगता वाले
जो बहुत एक से अधिक विकलांग वाले व्यक्ति होते हैं, जिनमें एक से अधिक विकलांगता होती है, 18 से 59 वर्ष की आयु के बीपीएल व्यक्ति 200 रुपये की मासिक पेंशन के हकदार हैं। और 2019 से 80% से ज़्यादा अधिक एवं बहु विकलांगता होना चाहिए। 18 से 19 वर्ष तक दिव्यांगजनों को 300 रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अगली है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2016 से आरंभ हुई है। इसमें क्या है, इस योजना के तहत बीपीएल परिवार है और 18 से 60 वर्ष की आयु का एक कोई व्यक्ति है जो उस घर का इकलौता कमाने वाला था, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी स्थिति में उसको कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा। यदि प्राकृतिक कारण से मृत्यु होती है तो 5,000 रुपये, प्राथमिक कमाने वाले की आकस्मिक मृत्यु होती है तो 10,000 रुपये, नॉन नेचुरल डेथ हो गई है, ऑटोमेटिकली अटैक वगैरह आ गया है ना, या उसको कोई बीमारी थी और अचानक से एक्सीडेंट वगैरह में हो गया तो 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में इसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20,000 रुपये की राशि दी जाती है एक बार में। इसमें सहायता राशि 45 दिनों के भीतर दे दी जाती है। तो पूछ सकते हैं कि जो सामाजिक सहायता राशि है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में कितने दिनों के अंदर दे देते हैं? तो 45 दिनों के अंतर्गत इसमें दे देते हैं। अगली है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना किसके द्वारा? देखो, ये आती निःशक्त विभाग के अंतर्गत थी जो परिवार सहायता योजना, लेकिन इसके अंतर्गत जो अन्नपूर्णा योजना है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, 2000 से चलाई जा रही है। इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे नागरिक जिनको पेंशन नहीं प्राप्त हो रही है उनको पेंशन की जगह अनाज दे दिया जाता है। 10 किलोग्राम अनाज की मुफ्त आपूर्ति किया जाती है। 2002-03 में इसे सामाजिक सहायता कार्यक्रम में मिला दिया गया था। उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलो अनाज खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है जो पात्र होते हुए भी जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो कितना अनाज दिया जाता है? 10 किलो अनाज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रिय योजना। अगली योजना है सर्वप्रिय योजना। सर्वप्रिय योजना मतलब जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वही अगर नहीं मिल रही हैं तो व्यक्ति कैसे जिएगा? तो सर्वप्रिय योजना का मतलब है जो बुनियादी आवश्यकता है उनको सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना। आरंभ इसका कब हुआ था? 21 जुलाई 2000 में हुआ था। खाद्यान्न के अतिरिक्त इसमें 11 अन्य वस्तुएं शामिल होती थी जो दी जाती थी। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता शहरी महासंघ जो है वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है और ये दिल्ली से आरंभ हुई है। अगला है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय जो अन्न योजना है 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। अंत्योदय का नाम लेने वाले दीनदयाल उपाध्याय हैं जो अंत का ही उदय करने वाले थे और उनके द्वारा ये उनके ही बर्थडे पर इस योजना को आरंभ किया गया था। 25 सितंबर को आरंभ किया गया था और 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन होता है। एनडीए सरकार द्वारा इसको लाया गया था और इसे सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया। अंत्योदय योजना को कहाँ पर? राजस्थान में लागू किया गया। फ्रेंड्स, ये हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच है। कल से इसके फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे। जिनके पास भी बीएससी मैथमेटिक्स से हो, बीएससी बायोलॉजी से हो, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से हो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से हो और या इन्हीं सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया हो, हॉर्टिकल्चर से हो, एग्रीकल्चर हो, तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसकी तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत शानदार तैयारी मैं आप लोगों की करा दूंगी। 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी ट्रिक के साथ सारे टॉपिक कवर कराऊंगी। सारे अधिनियम की सारी धाराएं ट्रिक द्वारा याद करवाऊंगी। सब कुछ करवाऊंगी। लेकिन सुपर 100 में शामिल होने के लिए केवल 25 लोग ही बचे हुए हैं। 75 लोगों का एनरोलमेंट हो चुका है। तो फटाफट सुपर 100 में अगर शामिल होना है तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। 100 स्टूडेंट के बाद डायरेक्ट जो चार्ज है वो इसका 5,000 रुपये हो जाएगा। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इसमें कवर है और दोनों ही पार्ट में बहुत इजी लैंग्वेज में कवर कराने वाली हूँ। 40 साल लड़कों के लिए और 45 साल लड़कियों के लिए। इसके अलावा हमारा ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच भी आरंभ हो चुका है। क्यों ले ये क्यों ले का बात भी यहाँ पे ली गई है क्योंकि हम नॉर्मल नहीं पढ़ाने वाले। जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में आप जा के पढ़ोगे, इंदौर में, भोपाल में, वो हम यहाँ आपको ऑनलाइन आपको वैसी ही तैयारी कराएंगे। ट्रिक से सारे टॉपिक याद कराएंगे। वीकली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस होगी, वीकली टेस्ट होंगे, हस्तलिखित थ्योरी नोट्स होगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू होगा, हर यूनिट का डिटेल अध्ययन होगा, आसान भाषा में तैयारी होगी। रजिस्ट्रेशन इसके आरंभ हो चुके हैं। वही शुरू के 100 लोगों को जो सुपर 100 हैं, जो मेरे पे विश्वास रखते हैं, उनके लिए ही है ये ऑफ़र। उसके बाद 5,000 हो जाएगा क्योंकि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम है। इतना लंबा पीरियड पढ़ाना है तो आप लोग खुद सोच लीजिए। हम बहुत कम में ही ऑलरेडी उपलब्ध करवा रहे हैं तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा।
आबकारी की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मतलब 10 अप्रैल से क्लास है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 499 का है शुरू के 50 लोगों को। इसमें भी सारे टॉपिक हम ट्रिक द्वारा कराएंगे। इसके साथ में अगर आप ग्रुप 4 की भी तैयारी कर रहे हो तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कॉमन टॉपिक हैं, उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। जो अंत्योदय अन्न योजना कार्यक्रम है वो भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। देश के लाखों गरीब परिवारों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत प्रति परिवार हर महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। इसमें 20 किलो गेहूं होता है और 15 किलो चावल इसमें होते हैं। इस योजना का लाभ गरीबों में भी सबसे गरीब परिवार को मिलता है। इस योजना के तहत गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलो दिए जाते हैं और वर्तमान में ये 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हिस्सा है। गेहूं 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो और जो मोटे अनाज होते हैं उन या स्थूल अनाज भी उनको बोलते हैं, वो 1 रुपये किलो इसमें दिए जाते हैं। अंत्योदय योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भुखमरी को ख़त्म करना, और ये बीपीएल जितने भी परिवार उनकी 5% आबादी कवर करती है। दूसरा है, अगली योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये एक किसी शिफ्ट में ये पूछा गया है। गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को आरंभ हुई है। इस योजना को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 21 अक्टूबर 2021 को मंजूरी दी है। इसमें 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच बनाया है। 16 मंच कौन कौन से हैं? रेलवे है, रोडवेज है, ऐसे कम से कम 16 मंच है जिनको एक साथ लाने की बात की गई है। प्रधानमंत्री जो गति शक्ति योजना है, इसके 6 स्तंभ हैं। सबसे पहला है व्यापकता, दूसरा है प्राथमिकता, तीसरा है अनुकूलन, चौथा है समन्वय। ये भी याद रखना है कि 6 स्तंभ है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कितने स्तंभ है? 5वां विश्लेषणात्मक गतिशीलता। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम। जिन्होंने हमारा हम जीतेंगे बैच लिया होगा, सुपरवाइज़र का जिन्होंने हमारा पहले ही बैच ले लिया है, उनको ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार होगा, क्योंकि हमने इनको तैयार करवा के, इनको ट्रिक द्वारा तैयार करवा के इन सारे टॉपिक का बार बार टेस्ट लिया है। तो हमारे बच्चों को पूरा याद है जिन्होंने हमारा बैच लिया था, हम जीतेंगे बैच सुपरवाइज़र का। उसमें भी हमने ट्रिक द्वारा ही तैयारी कराई थी। सारे टॉपिक हैंड रिटन बहुत ईजी लैंग्वेज में दिए थे। हर टॉपिक की प्रैक्टिस कराई थी, टेस्ट लिए थे, सारा कुछ हम करवाते हैं एक ही जगह पे। ना तो आपको अलग से परेशान होना है टेस्ट सीरीज के लिए, ना आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, किसी के लिए परेशान नहीं होना है। हम एक ही जगह पर सारा कुछ कराते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार जो सृजन कार्यक्रम है, ये रोजगार को सृजित करने के लिए है। तो ये किस प्रकार की योजना है? ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। कब आरंभ हुई? 2008 में। किस मंत्रालय द्वारा? सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। देखो मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको एक वीडियो लाई थी जब इसमें मैंने सारे मंत्रालय करवाए थे। तो जब भी हम रोजगार की बात करते हैं तो मतलब हम उद्यम दे रहे हैं ना, रोजगार दे रहे हैं, उद्यम दे रहे हैं, तो ये उद्यम वाला हो जाएगा। सूक्ष्म लघु और उद्यम मतलब एमएसएमई के अंतर्गत ये आती है। रोजगार सृजन कार्यक्रम भी किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस शिफ्ट में पूछा गया है। इसका शुभारंभ कब किया था? 2008 में किया था। और सबसे मेन चीज़ क्या है इस योजना में, रोजगार सृजन कार्यक्रम में, कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी दोनों जगहों पर रोजगार के अवसर पैदा करता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है या कार्यान्वयन संस्था है वो खादी और ग्राम उद्योग है। खादी और ग्राम उद्योग इसकी कार्यान्वयन संस्था होती है। इसके अलावा यह एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाला एक वैधानिक संगठन होता है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना का पात्र होता है। आपसे पूछेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में उम्र क्या है? 18 वर्ष से अधिक है। ऋण की मंजूरी के लिए केवल परियोजना इकाइयों पर विचार किया जाता है। क्या परियोजना इकाई है? अधिकतम 50 लाख दिया जाता है विनिर्माण क्षेत्र के लिए, और सेवा क्षेत्र के लिए दिया जाता है 20 लाख रुपए। ठीक है, इसको 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। अगला है साक्षर भारत मिशन। ये भी किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया गया है और हमने ये योजना बहुत पहले ही करवा दी है बच्चों को। और एक और चीज़ बहुत अच्छी मेरे को ध्यान में आई है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम सेंटर है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं पहले ही देख लो। कल हमारी एक स्टूडेंट है, उनका एक एग्ज़ाम, उन्होंने सोचा कि पढ़ती रही, उन्होंने सोचा निकाल लेंगे एग्ज़ाम तो कब होगा पता चल जाएगा। डेट दे दी थी, सेंटर नहीं दिया था। पता चला उनका एग्ज़ाम कहीं दूसरी ही सिटी में दे दिया और अगले दिन एग्ज़ाम है, उन्हें लगा कि हमारे ही ज़िले में होगा और दूसरी जगह पे दे दिया। और ऐसा ही एक इंदौर की लड़की, उसका सेंटर रतलाम दे दिया, जबकि उसने चारों ऑप्शन में रतलाम भरा ही नहीं था। तो इस तरह का पूरा सिस्टम हो रहा है, इसलिए पहले ही अपना सेंटर देख के रखना कहाँ पर है, और ये एक दो दिन जाने की पहले ही सोचना, अगर एग्ज़ाम देना है कि 1-2 दिन पहले ही पहुँच जाए, ताकि इन सारी परेशानियों से बचे रहो। साक्षर भारत मिशन
साक्षरता दिवस पर ही आया था। महिला साक्षरता दिवस पर 8 सितंबर 2009 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भी शिक्षा वाली चीज़ें होती हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में इसका पृथक्करण कर दिया है। 85% लाभ इसमें लड़कियों को मिलता है साक्षर भारत मिशन में, और 50% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति को मिलता है। साक्षर भारत मिशन का उद्देश्य मेन क्या है? भ्रूण शिक्षा पर ध्यान देना। साक्षरता भारत में जो मिशन है उसका मेन उद्देश्य क्या है? भ्रूण शिक्षा पर ध्यान देना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 80% साक्षरता दर प्राप्त करना। लक्ष्य है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 76 मिलियन निरक्षर वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। अल्पसंख्यकों को कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम दिए हैं। इसे भारत ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 में अनुसूचित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगली है कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना। कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना कब आरंभ हुई है? 1 जुलाई 2001 को आरंभ हुई है। कृषियों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए है ये। इसमें 18 से 50 वर्ष तक के लोग शामिल हैं। न्यूनतम सदस्य इसमें 24 हैं। इसमें सदस्यों को 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 365 रुपये वार्षिक भुगतान किया जाता है। यदि 60 वर्ष से पहले स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो 20,000 दुर्घटना मृत्यु पर, 50,000 रुपये आंशिक पर और विकलांगता पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। 60 साल के बाद इसमें पेंशन भी दी जाती है। इसके अलावा ये भी याद रखना कि असंगठित श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 2008 में बना था। असंगठित श्रमिकों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बना था वो कब बना था? 2008 में बना था। हमारी एप्लीकेशन पर बहुत सारी ई बुक डली हुई हैं और बहुत सारा मटेरियल फ्री डला हुआ है पढ़ने के लिए। आप एप्लीकेशन को अपने पास डाउनलोड करके रखिए। आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको पेमेंट नहीं करना है, मत कीजिए। फ्री PDF भी आपको बहुत सारी मिलेंगी, आप उनको पढ़ सकते हैं और उनसे अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। बायोलॉजी वाले, मैथमेटिक्स वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले और FSO का फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि 17 साल बाद वैकेंसी आई और अब पता नहीं कब आएगी। और बहुत अच्छी जॉब है एक अधिकारी की। जो BA वाले हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे BA वाले क्या करें? MPPSC भरो। अभी हो सकता है कुछ दिनों बाद पटवारी आपको देखने को मिल जाए। नगर निगम का भी सुनने में आ रहा है, नगर निगम भी आने वाली है। जिन्होंने KVS की वैकेंसी, केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरना है, KVS की भी आने वाली है। तो ये सारी वैकेंसी आने वाली है। दिमाग को शांत रखकर अच्छे से तैयारी करो। कट ऑफ मत देखो, ना खेलो कट ऑफ की चिंता मत करो। जो हो गया वो उसको नहीं बदल सकते, जो होना है उसको भी नहीं बदल सकते, है ना। अपना काम है, कर्म करना, बस वो करो और छोड़ो। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि बनी है NSSF। ये कब बनी है? जुलाई 2011 में बन गई है। कब आरंभ हुआ है? जुलाई 2011 में। बुनकर, ताड़ी विक्रेता, रिक्शा, बीड़ी मजदूर इसमें शामिल होते हैं। इन्हें सामाजिक बीमा योजना दी जाती है। कुल श्रम शक्ति का 94% असंगठित क्षेत्र में आता है। कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में आता है? 94% असंगठित क्षेत्र में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.3 करोड़ लोग असंगठित हैं। 2011 की जनगणना में कितने लोग असंगठित हैं? 43.3 करोड़। बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। शुरुआत 2019 में हुई थी। बात श्रम की है तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा होगी। 15 ये पूछ सकते हैं इसमें कि ये जो श्रम योगी मानधन योजना है कितने रुपए से कम मासिक आय वाले लोगों को दिया जाता है इसमें फ़ायदा? तो 15,000 रुपये से जिनकी मासिक आय कम होती है उनको दिया जाता है। इसमें उम्र कितनी रहती है? क्राइटेरिया क्या रहता है? उम्र का 18 से 40 वर्ष रहता है। और एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना ये होती है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को न्यूनतम 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर हर महीने 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। असंगठित क्षेत्र के लोग योजना के लिए पात्र होने के लिए 55 रुपये से लेकर 200 रुपये मासिक योगदान कर सकते हैं। किस मंत्रालय द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। जैसे ऊपर आपने श्रम योगी मानधन योजना पढ़ी थी, ऐसे ही ये किसान मानधन योजना है। किसानों को, जैसे कि किसान अगर रिटायर हो गए तो उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? तो इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में 3,000 रुपये मासिक पेंशन इसमें दी जाती है। यह योजना 2019 में 12 सितंबर को शुरू हुई थी। योगदान की रकम उम्र के मुताबिक 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच होती है। इस योजना के तहत 18 से 40 साल के किसानों को मासिक योगदान करना रहता है, जो 60 वर्ष के बाद उनको मिलता है।
केंद्र सरकार भी इतनी ही राशि का बराबर जितना किसान करेगा उतना ही केंद्र सरकार इसमें करती है। इस योजना के किसान मानधन योजना में और कौन संगठन इसके सहयोग करता है, तो LIC जो होता है इसमें सहयोग करता है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। 100% इसका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। क्रियान्वयन कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगली है जनश्री बीमा योजना। जनश्री बीमा जो योजना है वो आरंभ हुई थी 10 अगस्त 2020 को। कब आरंभ हुई थी जनश्री बीमा योजना? 10 अगस्त 2020 को आरंभ हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण एवं शहरी लोगों को बीमा कवरेज प्रदान करती है। प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000, दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता आने पर 75,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है। दुर्घटना के कारण यदि आंशिक विकलांगता आती है तो 37,500 दिए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखा हो, अभी तक इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया हो, तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2005 को आरंभ हुई थी। किसके द्वारा आरंभ हुई थी? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा ये आरंभ हुई थी। इस योजना द्वारा बीमित व्यक्ति को अधिकतम 24 माह की अवधि के लिए बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। ठीक है, याद रखना कितने? 24 माह की अवधि के लिए। अगला है यदि वह व्यक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत किसी संस्थान के बंद होने पर रोजगार या खो देता है तो उसको भी इसके तहत लाभ दिया जाता है। अगला है स्वावलंबन योजना। ये पूछी गई है। माइक्रो पेंशन योजना है, आरंभ हुआ था इसका 2010 में। निगरानी इसकी पेंशन फंड विनियमन और विकास प्राधिकरण मतलब PFRDA द्वारा दी जाती है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति न्यूनतम 1,000 से लेकर अधिकतम 12,000 प्रतिवर्ष तक अंशदान कर सकता है। इस योजना को 2016 में बंद करके अटल पेंशन योजना को लाया गया था। ठीक है, मतलब आपसे पूछ सकते हैं किस योजना को बंद करके अटल पेंशन योजना लाया गया, तो स्वावलंबन योजना को बंद करके लाया गया। अगली है आम आदमी योजना। आम आदमी योजना कब आरंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2007 को। आम आदमी बीमा योजना कब आरंभ हुई? 2 अक्टूबर 2007 को आरंभ हुई थी। किसके लिए आरंभ हुई थी? किन लोगों के लिए? तो गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के कमाने वाले सदस्यों को बीमा कवर देने के लिए ये आरंभ हुई थी। किसके लिए? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए ये आरंभ हुई थी। इस योजना के तहत प्राकृतिक मृत्यु पर कितने रुपए का बीमा दिया जाता है? 30,000 रुपये का बीमा दिया जाता है। और दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता पर 75,000 रुपये। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा कितना रहता है? 50:50 रहता है। इसके अलावा जो बीमे जिसके नाम बीमा होता है उसके बच्चों को भी इसके अंतर्गत निःशुल्क छात्रवृत्ति दी जाती है, मतलब पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। अगला है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना 1 जून 2015 को आरंभ हुई थी। गरीब और वंचितों के लिए पेंशन और बीमा कवर उपलब्ध कराती है। 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की इसमें घोषणा की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना में कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है, तो प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजनाओं में 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। कौन सी 3 योजना है? सबसे पहली जो इसकी घोषणा पश्चिम बंगाल से हुई थी। जो 3 योजना है, घोषणा 9 मई को हो गई थी और 1 जून से इसको लागू कर दिया था। पहली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 18 से 70 वर्ष तक के लिए है। उन लोगों के लिए जिनके पास बैंक खाता है, और 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए इसको आरंभ किया गया। ठीक है, योजना के अंतर्गत दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए दिया जाता है और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रीमियम एक किस्त में ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से बैंक खाते से 20 रुपये प्रतिवर्ष की कटौती की जाती है। ये योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों या किसी अन्य सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाती है। इस योजना को PM12 बीमा योजना के नाम से जाना जाता है, मतलब PM12 योजना के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसमें अगर बैंक अकाउंट में इसको खुलवाते हो तो 20 रुपये कट जाते हैं और फिर इसके सालाना 12 रुपये प्रीमियम देना पड़ता है। इसके अंतर्गत दूसरी योजना आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 9 मई 2015 को आरंभ हुई थी। 2015 के बजट भाषण में इसको लाया गया था। किसके अंतर्गत आती है? ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत में ये एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है।
मतलब सरकार द्वारा लाई गई है। उद्देश्य क्या है? नागरिकों के बीच जीवन बीमा की पहुंच बढ़ाना। नागरिकों के बीच जीवन बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बीमा के जो कई प्रमाण पत्रों के बावजूद 2 लाख रुपए प्रति कवरेज दिया जाता है और 2 लाख रुपए का कवरेज प्रतिदिन 1 रुपए से भी कम पर इसमें आता है। इसमें अधिमूल्य मतलब कुल कितना 436 रुपये दिए जाता है। तीसरी इस योजना में अंतर्गत आता है अटल पेंशन योजना। 2015-16 में ये आरंभ हुई है। उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन प्रदान करना। अब आपसे पूछेंगे जो अटल पेंशन योजना है किस प्रकार के मजदूरों को सहायता प्रदान करती है? संगठित, असंगठित, बेरोजगार, ऐसे आपसे पूछेंगे तो आपको याद रखना है असंगठित। असंगठित मतलब जो किसी कर्मचारी में कहीं किसी जगह पर स्थायी निवासी नहीं है, वहाँ पर ये दी जाती है। अटल पेंशन योजना को भारतीय पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया जाता है। योजना के लाभार्थी 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये की जो भी उनके पास पैसे हों उस हिसाब से ये पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं चयन करके। जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम है वो इस योजना के पात्र हो सकते हैं। एक है मुस्कान योजना, ये भी पूछा गया है। मुस्कान योजना का आरंभ कब हुआ था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हुआ था। हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को ये सहायता प्रदान करता है। ट्रांसजेंडर समुदाय एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का आर्थिक कल्याण करना एवं पुनर्वास करना इसका उद्देश्य है। अगला है स्वच्छता उद्यमी योजना। इसका आरंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के शीर्ष निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत शौचालयों के निर्माण, रख रखाव और सफाई से जुड़े वाहनों की खरीद के लिए लोन मिलता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो ये अच्छे से याद रखना। स्वच्छता उद्यमी योजना किस मंत्रालय के द्वारा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा है। इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को ब्याज में 1% की छूट मिलती है। समय पर लोन चुकाने वाले को 0.5% की छूट मिलती है। अगला है NPCDS योजना। NPCDS योजना क्या होती है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। इसके लिए ये NPCDS योजना आरंभ की गई थी। 2010 में 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको आरंभ किया गया था। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक नियंत्रण का ये राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का अब नाम बदलकर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कर दिया गया है। मतलब पहले इसको कैंसर, एड्स ऐसे नाम से जाना जाता था, लेकिन स्ट्रोक, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कर दिया है। इसको क्रोनिक बीमारियों के नाम से भी जाना जाता है। ये चिकित्सीय लंबी अवधि और धीमी प्रगति से जुड़ी होती हैं और गैर संक्रामक होती हैं। अगला है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। कृषकों, खेतीहर मजदूरों और पशुओं को फसल उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत कृषकों और खेतीहर मजदूरों को कृषि कार्यों और मंडी में काम करते समय दुर्घटनावश मृत्यु, क्षत विक्षत होने पर उनके परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत इस लाभ किस प्रकार है? किसान की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यदि किसी किसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, सिर में चोट लगती है, 2 अंग कट जाते हैं तो 50,000 रुपये की राशि, बालों की स्कैल्पिंग के लिए 40,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगला है राजीव गांधी अध्यापवृत्ति योजना। वकालत के लिए दी जाती है ये, या जो MPhil एवं PhD कर रहे हैं छात्र उनको दी जाती है। 2005-06 में आरंभ की थी, अवधि 5 साल की होती है। राजीव गांधी अध्यापवृत्ति योजना में SC ST के 667 अध्यापवृत्ति को ये दी जाती है। प्रारंभिक 2 साल के लिए इसमें दी जाती है और अगर JRF कर रहे हो तो इसमें 8,000 की राशि दी जाती है। 8,000 की राशि JRF में दी जाती है, ठीक है, याद रखना। अगला है राम रोटी योजना। निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा ये भी आई है। 5 रुपये में भरपेट खाना देने के लिए आई गई थी। योजना इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में संचालित है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट है बालवाड़ी पोषाहार योजना। 1970 से ये आरंभ हुई थी। और अगली है गौरवी अभियान। गौरवी अभियान जयप्रकाश अस्पताल है, वहाँ से ये आरंभ हुई है। भोपाल में महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसको आरंभ किया था। उनकी मंत्री थी माया सिंह, जिनके द्वारा ये आरंभ की गई। और ये जो गौरवी अभियान है ये भारत का पहला स्टॉप क्राइसिस सेंटर था।
ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1960 में। ग्रामीण आवासीय योजना कब आरंभ हुई? 1957 में। स्वास्थ्य सखी योजना कब आरंभ हुई? 1997 में। पंच परमेश्वर योजना कब आरंभ हुई? 10 फरवरी 2012 को। ठीक है, ये उनके द्वारा आरंभ हुई थी। और इसका विभाग कौन होगा? पंच परमेश्वर का ग्रामीण विकास विभाग होगा। अगली है एकलव्य शिक्षण विकास विभाग योजना। ये 15 नवंबर 2010 को आरंभ हुई। तेंदुपत्ता व्यवसाय से जुड़े फैमिली को उच्च शिक्षा प्रदान करने इसको आरंभ किया गया। 9वीं और 10वीं के बच्चों को इसमें 12,000 रुपये की राशि दी जाती है और 11वीं 12वीं के बच्चों को 15,000 रुपये की राशि। स्वास्थ्य साथी योजना आई थी 1997 में और ग्रामीण महिला विकास योजना आई थी 1996 में। एक है ऊषा किरण योजना, 2008 में आरंभ की गई थी। महिला बाल विकास विभाग द्वारा जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए आरंभ की गई थी। एक क्वेश्चन आता है, जो ऊषा किरण योजना है वो किन के लिए आरंभ की गई है, किन से प्रेरित है? तो ये महिला बाल विकास द्वारा प्रेरित है। शरणागृह शांति निकेतन परामर्श केंद्र द्वारा इसको लाया गया है। अगला है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये शहरी मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है 1 दिसंबर 1997 से। ठीक है, साक्षर भारत योजना वही 2009-10 में आई थी। एक साक्षर भारत मिशन आई थी प्रौढ़ शिक्षा के लिए। खुशबू परियोजना, ये पूछा भी जा चुका है एक एग्जाम में शिफ्ट में, कैदियों के पुनर्वास के लिए है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा कोष की भी स्थापना की गई है 2005 में। इसको विश्व बैंक ने अनुदान दिया है प्राथमिक शिक्षा कोष को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है ना, ये कब आरंभ हुई? 4 मई 2017 को। 2018-19 के बजट में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी अधिकतम सीमा 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और इस योजना को कई बार बढ़ाया गया है। इस योजना को LIC द्वारा मतलब सहयोग दिया जाता है। पात्रता के लिए व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, है ना। प्रवेश के लिए मतलब न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 60 वर्ष या उससे अधिक। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। पॉलिसी इसमें अवधि 10 वर्ष होती है। कोई भी इनमें से कोई भी अपना सकता है। 6 मासिक, तिमाही, 6 माही और वार्षिक। इसके अलावा अर्जित कितना कर सकता है? मासिक 10,000, 30,000, जितनी रकम जमा करेगा उस हिसाब से इसको लाभ दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। निःशक्त योजनाओं का बहुत शानदार वीडियो था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। अगला स्वास्थ्य योजना का लेके आती हूँ। लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। कल फॉर्म भर देना जिसका भी बायोलॉजी मैथमेटिक्स से हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।